तो वेलकम माय फ्रेंड्स टू हॉरर किलर। तो जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि यहाँ पर आपको केवल रियल सब्सक्राइबर्स की रियल स्टोरी ही जानने को मिलेगी। तो आज हमें जो स्टोरी भेजी है उनका नाम है अंकित, और ये काफ़ी समय से हमारी स्टोरी सुन रहे हैं। और जब इन्होंने अपनी आप बीती मेरे साथ शेयर की तो मैं भी दंग रह गया। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि किसी के साथ इतना भयानक भी हो सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे हम अंकित की जुबानी में इस स्टोरी को जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित है। आज मैं आपको अपने साथ बीती एक घटना बताना चाहता हूँ। यह घटना मेरे साथ करीब 5 साल पहले घटी थी। तो चलिए मैं आपको उस घटना के बारे में विस्तार से बताता हूँ। मैं हमेशा से खुद का घर खरीदने के सपने देखा करता था और उसके लिए पैसे भी बचा रहा था, मगर मेरी नौकरी से मुझे इतने पैसे नहीं मिलते थे और ना ही मेरी कुछ खास बचत हो पा रही थी कि मैं अपने सपनों का घर जल्दी से ले पाऊँ। फिर एक दिन एक डीलर ने मुझे बहुत ही अच्छा ऑफर बताया कि एक आदमी अपना 30 लाख का घर सिर्फ 6 लाख में दे रहा है। मैंने जब उस डीलर से पूछा कि इतना महंगा घर यह सिर्फ 6 लाख में क्यों दे रहे हैं, तो उसने मुझे बताया कि इस घर का जो मालिक है वह जल्द ही हमेशा के लिए विदेश शिफ्ट होने वाला है, इसीलिए वह कैसे भी इसको टाइम पर बेचकर जाना चाहता है। मैं भी खुश हो गया और मैंने सोचा कि चलो मेरा तो फायदा ही हो रहा है, और मैंने जल्दी से हाँ कर दी। डीलर ने मुझे कहा कि मैं आपको कल घर दिखाने ले चलूंगा और अगर आपको घर पसंद आ जाए तो कल मुझे आप आधे पैसे एडवांस में भी दे दीजिएगा। मैंने उसकी बात मान ली और अपने घर जाकर अपने माँ बाप को इस बारे में बताया कि अब हमें ऐसे किराए के घर में नहीं रहना पड़ेगा, जल्दी ही हम एक 30 लाख के घर में रहने वाले हैं। ये सुनकर मेरी फैमिली में सभी बहुत खुश हो गए, मगर मेरी माँ को कुछ शक सा हो रहा था और उसने मुझे कहा, आखिर 30 लाख का घर कोई 6 लाख में क्यों ही देगा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इस पर मैंने उनको सारी बात बताई कि घर का मालिक विदेश शिफ्ट होना चाहता है, इसलिए अपना घर इतने कम कीमत में बेच रहा है ताकि वह जल्दी से हमेशा के लिए विदेश शिफ्ट हो जाए। मगर मेरी माँ नहीं मानी, उसको अभी भी कुछ गड़बड़ लग रहा थी। मैंने उनको जैसे तैसे समझाया और कहा कि हम सब कल घर देखने जा ही रहे हैं और मुझे यकीन है कि माँ आपको वो घर बहुत पसंद आएगा। मगर मेरी माँ इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोली और अपने काम पर ही लग गई। अगले दिन डीलर आया और मुझे और मेरी पूरी फैमिली को घर दिखाने के लिए लेकर गया। मैं और मेरी फैमिली घर देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, और जब हम उस घर में पहुंचे तो जैसा मैंने सोचा था वह घर बहुत ही ज्यादा सुंदर था। वहां बहुत सुंदर सुंदर बगीचे भी थे। घर इतना सुंदर था कि मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही थी। मैं वह घर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और सबसे पूछा कि उनको घर कैसा लगा, और सबको मेरी ही तरह घर बहुत पसंद आया। मगर मेरी माँ डीलर से बहसबाजी करते हुए कहने लगी, आखिर कौन इतना महंगा घर इतने कम रुपए में देता है? इस घर में कुछ गड़बड़ है क्या? सच सच बताओ। इस पर मैंने अपनी माँ को चुप कराते हुए कहा, अरे माँ, तुम शांत हो जाओ। अगर यह घर हम नहीं लेंगे तो कोई और ले लेगा। आखिर इतना शानदार घर है, इसे आखिर कौन ही छोड़ेगा? अपनी माँ को चुप कराने के बाद मैंने डीलर से कहा, मेरी माँ की बात का बुरा मत मानिएगा, वह तो बस ऐसे ही बोलती रहती है, और मुझे यह घर बहुत पसंद आया। आपने कहा था ना कि अगर मुझे घर पसंद आ जाए तो मैं आधे पैसे आपको एडवांस में दे दूं। और फिर मैंने उनको आधे पैसे एडवांस में देते हुए कहा, ये लीजिए आधे पैसे एडवांस में, मुझे घर बहुत ही पसंद आया और थोड़ी दिन में ही मैं आपको इसके बाकी के पैसे भी दे दूंगा। फिर डीलर भी खुश होकर पैसे ले लेता है और हम लोग ऐसे ही कुछ टाइम वहां और बिताते हैं और फिर हम सब घर आने लगते हैं। मगर कुछ लोग हमें बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे और हमें देखते हुए आपस में बातें कर रहे थे। उस समय में उनकी बातें सुन नहीं पाया था और फिर मैंने इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हम लोग घर आ गए। फिर मैंने अपनी कुछ सेविंग्स और ऑफिस से लोन लेकर बाकी के पैसों का इंतजाम किया और डीलर को दे दिया, और फिर मैं और मेरा पूरा परिवार उस घर में शिफ्ट हो गए। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर थोड़ी टाइम बाद ही घर में अजीब अजीब सी चीज होने लगी।
जैसे अचानक से इलेक्ट्रॉनिक के सारे सामान खराब होने लगे और उन्हें जब भी ठीक करवाते तो थोड़े टाइम बाद दोबारा खराब हो जाते, और घर की चीजों का अपनी जगह से गायब हो जाना और फिर कहीं और मिलना। मुझे और मेरे परिवार को बुरे बुरे सपने भी आने शुरू हो गए थे, मगर हमने इन बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और सोचा कि यह हमारा वहम है। मगर मुझे मेरी माँ हमेशा बोला करती थी कि कुछ तो यहाँ पर गलत है, पर मैं उनकी बातें अनदेखी कर देता। घर के आसपास के लोग भी हमसे बात तक नहीं करते थे, मगर हद तो तब हो गई जब एक दिन मैंने घर खरीदने की खुशी में घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी और सबको इनवाइट करने गया, मगर हर किसी ने उस घर के अंदर आने से मना कर दिया और यह तक कह दिया कि वह तो उस घर का पानी तक नहीं पीने वाले। और जब मैंने इसका कारण पूछा कि आखिरकार वह सब हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, तो किसी ने भी मुझे कुछ भी नहीं बताया और बस मुंह फेर के चले गए। फिर एक दिन मेरी मुलाकात मेरे दोस्त रोहित से हुई। वो दूसरे शहर में काम करता था और कुछ दिन पहले ही वापस यहाँ अपने माँ बाप से मिलने आया था। मैंने उसको बताया कि मैंने नया घर खरीदा है। उसने मुझे इस बात पर बहुत बधाइयाँ दी, मगर जैसी ही मैंने उसको घर का एड्रेस बताया तो वह हैरान रह गया और उसने मुझसे कहा, क्या मैं उसे घर की तस्वीर दिखा सकता हूँ? इस पर मैंने उसको घर की तस्वीर दिखाई और घर की तस्वीर देखते ही वह डर के मारे कांपने लगा और वह हैरानी से मुझसे बोला, क्या तूने यह घर खरीदा है? मैंने इसका जवाब देते हुए कहा कि हाँ, मैंने यही घर खरीदा है। अभी कुछ दिन पहले ही तो हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं। मगर हुआ क्या, तू इस घर को देखकर इतना डर क्यों रहा है? रोहित ने कहा, यह घर देखकर आखिर डरूं नहीं तो और क्या करूं? तुझे पता भी है कि यह घर क्या है। यह एक भूतिया घर है। इस घर में 5 लोगों की आत्मा भटकती है। रोहित की बातें सुनकर मेरे पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक गई। फिर मैंने डरते हुए रोहित से पूछा कि उसे कैसे पता कि यह एक भूतिया घर है और इस घर के अंदर 5 लोगों की आत्मा है। इस पर रोहित ने मुझे बताया कि मुझे क्या, हर किसी को इस बारे में पता है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तेरे घर अभी तक कोई नहीं आया होगा और तेरे पड़ोस में से तो तुझसे कोई बात भी नहीं करता होगा। मैंने उसको कहा कि हाँ, मुझसे या मेरे परिवार वालों से यहाँ कोई भी बात नहीं करता, मगर ऐसा क्यों है? रोहित ने कहा कि आखिर बात करेंगे भी क्यों, हर किसी को अपनी जान प्यारी है। फिर मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ है इस घर में ऐसा, और कौन है यह 5 आत्माएं? फिर रोहित ने मुझे इसके पीछे की कहानी बताते हुए कहा कि करीब 10 साल पहले यहाँ पर एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली में 2 पति पत्नी, दीपक और रानी, जिनकी कुछ हफ्ते पहले ही शादी हुई थी। दीपक के माता पिता प्रेमनाथ जी और लता, उसकी बड़ा भाई नीरज और उसकी पत्नी रजनी और उसकी छोटी बहन नीतू रहा करते थे। वह एक खुशहाल परिवार था। दीपक और रानी की शादी को करीब 2-3 हफ्ते ही हुए होंगे और दोनों की ही अरेंज मैरिज थी, मगर फिर भी दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। शायद इसी वजह से उनके रिश्ते को किसी की बुरी नजर लग गई और दीपक का एक दिन एक कार एक्सीडेंट हो गया। उसको बचाने की बहुत कोशिश की गई, मगर वह नहीं बच पाया और उनके घर में शोक छा गया। और सबसे ज्यादा बड़ा झटका रानी को लगा, क्योंकि उसकी शादी को अभी कुछ ही हफ्ते हुए थे और इतनी जल्दी उसके साथ इतना बुरा हो गया। उसको इसका गहरा सदमा लगा और उसने सभी से भी बात करना बंद कर दिया और दीपक के आने का इंतजार करने लगी। सबने रानी को समझाने की बहुत कोशिश करी कि वो दीपक की मौत को स्वीकार ले और उसके आने का इंतजार करना बंद कर दे, क्योंकि दीपक अब कभी वापस नहीं आने वाला। मगर रानी दीपक की मौत को स्वीकार नहीं कर रही थी और ना ही किसी की बात मान रही थी। फिर एक दिन रानी ने एक भयानक कदम उठाया दीपक को वापस लाने के लिए, और वह था तंत्र मंत्र और काला जादू का सहारा। वह एक बाबा के पास गई और उसने अपने पति दीपक को जिंदा करने के लिए कहा। रानी ने उस बाबा को कहा कि वो बस कैसे भी उसके पति को जिंदा कर दे। वो अपने पति को जिंदा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। बाबा ने पहले इसके लिए मना किया, क्योंकि किसी भी मृत व्यक्ति को वापस धरती पर लाना सृष्टि के खिलाफ है और असंभव भी। मगर रानी कहाँ ही मानने वाली थी।
उसने बाबा को कहा कि वह बाबा को मुंह मांगे पैसे देगी और इस बारे में किसी को बताएगी भी नहीं, बस वह दीपक को जिंदा कर दे। बाबा ने भी लालच में रानी को इसके लिए हाँ कर दी और उसका फायदा भी उठाना शुरू कर दिया। उसने रानी से बहुत सारे पैसे इस काम के बदले में लिए जो रानी अपने घर वालों से छुपकर उस बाबा को दे रही थी। पैसे देने के बाद रानी ने बाबा से कहा कि अब वो दीपक को जिंदा कर दे या फिर उसे जिंदा करने का कोई उपाय बताए। फिर बाबा रानी से कहते हैं कि हाँ, एक उपाय है, और जो उपाय बाबा रानी को बताने वाले थे वह बहुत ही भयंकर था। मगर उस बाबा को पता था कि रानी कुछ भी करने को तैयार है, इसलिए उसने इस बात का फायदा उठाया और वह भयंकर उपाय बताया। और वह उपाय था कि अगर वह 5 लोगों की बलि चढ़ा दे तो उसका पति दीपक उसके पास वापस आ जाएगा, मगर उसको यह 5 बालियां उसके घर में से ही देनी होगी, मतलब उसके परिवार के लोगों के ही। बाबा का ऐसा उपाय सुनकर रानी बहुत डर जाती है और बाबा से कहती हैं कि क्या कोई और तरीका नहीं है दीपक को वापस लाने का, क्योंकि आखिर मैं उसके परिवार की जान कैसे ले पाऊंगी। इस पर बाबा रानी से यही कहते हैं कि दीपक को वापस लाने का यही एकमात्र उपाय है, और अगर रानी को उसके पति की जिंदगी वापस चाहिए तो उसको यह काम करना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। अब वह सोच ले कि उसको क्या करना है। इतना खतरनाक उपाय होने के बावजूद भी रानी दीपक को वापस पाने के लिए हाँ कर देती है। दीपक के प्यार में रानी इतनी पागल हो चुकी थी कि वह किसी की जान तक लेने के लिए मान गई थी, और एक नहीं बल्कि 5 जाने, और वह भी उसके पति दीपक के ही परिवार वालों की। फिर रानी ने बाबा से पूछा कि उसको यह 5 बालियां कब तक, कहां और कैसे चढ़ानी है। बाबा ने उसको कहा कि आज ही पूर्णमासी है और उसको यह उपाय आज ही करना होगा। फिर रानी घर जाते समय एक मिठाई का डब्बा खरीद लेती है और उसमें जहर मिला देती हैं और अपने घर की तरफ चल देती हैं, और सोचने लगी कि आखिर वो वह मिठाई को सबको कैसे खिलाएं। फिर वो एक तरकीब लगाती है कि वो रात के खाने के साथ सबको एक एक मिठाई दे देगी और इससे उसका काम हो जाएगा, और वो यही करती है। रात होने पर सबको खुद से खाना परोसती है और सबकी प्लेट में एक एक मिठाई डाल देती है, और जब सब उसको भी सबके साथ खाना खाने को कहने लगे तो रानी बहाने बनाते हुए कहती हैं कि उसको अभी भूख नहीं है और वो बाद में खाएगी। सब उसकी बातों में आ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं, और खाना खाने के बाद सब वह मिठाई खा लेते हैं जो रानी ने उनको दी थी। मगर उसकी नन्नद नीतू मिठाई खाने से मना कर देती है, क्योंकि उसका मीठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। पर फिर भी रानी नीतू को मिठाई खिलाने के लिए बहुत कोशिश करती है, मगर नीतू नहीं मानती और वो सिर्फ खाना खाकर छत पर चली जाती है। कुछ देर बाद सबको बहुत नींद आने लगती है और सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। रानी कुछ देर इंतजार करती है और थोड़ी देर बाद सबके कमरों में जा जाकर देखती है। वो सबसे पहले अपने सास ससुर के कमरे में जाती है और उनकी सांस चेक करती है और उनको थोड़ा हिला डुला कर देखती है। वह दोनों कोई भी हरकत नहीं कर रहे थे और उन दोनों की सांसें भी नहीं चल रही थी। रानी घबरा तो बहुत जाती है, मगर वो दीपक के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। और फिर उसके बाद वो नीरज और उसकी पत्नी रजनी को देखने जाती है, और उनका भी वही हाल था जो उसके सास ससुर का था, मगर यह तो 4 थे और उसको तो 5 बालियां चढ़ानी थी। अभी भी 5वीं बलि रह गई थी और वो जानती थी कि 5वीं बलि यानी नीतू ही रह गई है और वह उसे खुद अपने हाथों से मारे। और उसने सोचा कि वो अभी छत पर है तो क्यों ना उसे छत से धक्का ही दे दिया जाए, और यह सोचकर वह छत पर जाती है और नीतू की तरफ बढ़ने लगती है। वहां नीतू छत पर बैठी हुई थी। फिर रानी वहां पर आती है और नीतू को घसीटने लगती है और उसे छत के किनारे ले जाती है और उसे छत पर से नीचे गिराने की कोशिश करने लगती है। नीतू खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है और रानी से पूछती है कि आखिर उसको हो क्या गया है, वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। फिर रानी नीतू को बताती है कि अब उसको मरना पड़ेगा, क्योंकि उसके मरने से ही दीपक वापस आ जाएगा। उसकी ये बातें नीतू को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और वह घर के बाकी लोगों को मदद के लिए बुलाती है, मगर उसकी चीखें सुनकर रानी जोर जोर से हंसने लगती है
और कहती है कि उन्हें बुलाने का कोई फायदा नहीं है, वह सब तो अब भगवान को प्यारे हो चुके हैं। यह सुनकर नीतू हैरान रह जाती हैं और पूछती हैं कि वह क्या बकवास कर रही हैं। और फिर रानी नीतू को सब कुछ बताती हैं कि उसने एक बाबा से उपाय करवाया है जिसमें उसको घर के 5 लोगों की बलि चढ़ानी पड़ेगी, जिससे दीपक वापस आ जाएगा। और यह सब कहकर रानी नीतू को जबरदस्ती छत से नीचे गिराने की कोशिश करने लगती है, मगर रानी भी अपना बचाव करती है और इन सब के बीच गलती से रानी ही छत से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने पर रानी की मृत्यु हो जाती है और वहां तुरंत पुलिस आ जाती है और उन 5 की लाशें बरामद करती है और नीतू से पूछताछ करती है। फिर नीतू पुलिस को बताती है कि कैसे रानी उसको छत से नीचे गिरना चाह रही थी और खुद अपने मुंह से कह रही थी कि घर के सब लोगों की जान उसी ने ली है। और वह कुछ 5 बलियों के बारे में बोल रही थी और वह उसे भी छत से गिराकर मारना चाह रही थी, मगर धक्का मुक्की में वही नीचे गिर गई। ये सब सुन के पुलिस वाले बुरी तरह से हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर रानी ऐसा क्यों कर रही थी, क्या उसने कुछ बताया। इस पर नीतू ने कहा कि वह उसके भाई दीपक को वापस लाने की बात कर रही थी, मगर मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि घर के सब लोगों को मारने से वह वापस कैसे आ जाएंगे। फिर पुलिस ने नीतू से पूछा कि क्या वो ऐसे किसी बाबा को जानती है जिस पर उसे शक हो। फिर नीतू कहती है कि यहाँ पास में एक ऐसा बाबा तो है जो इस तरह के काले जादू करता है और लोगों से उल्टे पुल्टे काम करवाता है। फिर पुलिस उस बाबा के पास जाती है और उनको गिरफ्तार कर लिया। और इस घटना के बाद नीतू हमेशा के लिए दूसरे शहर चली गई और इस घर को बेच दिया। मगर कहते हैं कि उन 5 लोगों की आत्मा आज भी उस घर में भटकती रहती है और जो कोई भी उस घर में रहता है वह आत्माएं उसे मार देती है। बहुत बार उस घर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। वो एक श्रापित घर है जिसके आसपास भी लोग भटकने से डरते हैं और जो भी इस घर में रहने आता है उनसे दूर ही रहते हैं। अपने दोस्त की ये सारी बातें सुनकर मैं बुरी तरह से डर गया और रोहित ने मुझे उस परिवार की तस्वीर भी अपने फोन पर दिखाई और मुझे वह घर जल्द से जल्द छोड़ देने की सलाह दी। फिर मैंने उस डीलर जिसने मुझे यह घर बेचा था उससे बात करने का फैसला किया, मगर अब तो वो डीलर मेरा फोन तक नहीं उठा रहा था और मैं फिर गुस्से से उससे मिलने के लिए उसकी जगह गया और उसका गिरेबान पकड़ते हुए उससे पूछा कि उसने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि वह घर जो उसने मुझे बेचा है वह एक श्रापित घर है। मगर उसने मुझसे सीधे से यही कहा कि उसने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी ये घर खरीदने के लिए, और उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हुए यह भी कहा कि मैं खुद ही उसके पीछे पड़ा हुआ था ये घर खरीदने के लिए और बिना ज्यादा जांच पड़ताल किए उसने यह घर खरीद लिया। यह कहकर उसने अपना गिरेबान छुड़वाया। उसकी यह बातें सुनकर मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया। फिर उसने मुझे यह भी कहा कि मैं चाहूं तो यह घर किसी और को बेच दूं, अगर मुझे यह घर पसंद नहीं आ रहा है तो। फिर मैंने भी यही सोचा कि इस घर को बेच देना ही सही है, मगर सवाल यह था कि इस श्रापित घर को आखिर खरीदता कौन, और मैं तो खुद भी नहीं चाहता था कि कोई भी इस घर को लेकर मुसीबत में आ जाए जैसे मैं आ गया था। और मेरे परिवार में से कोई भी अब उस घर में रहने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मेरी माँ ने भी मुझे बहुत ताने मारे क्योंकि आखिरकार वह सही ही कह रही थी कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने आखिरकार फैसला किया कि ऐसे श्रापित घर में रहने से अच्छा है कि मैं और मेरा परिवार पहले की तरह एक किराए के घर में ही रह लेंगे, और मैंने एक किराए के घर के लिए बात भी कर ली। मगर मकान मालिक ने कहा था कि हम 2 दिन बाद ही उस घर में शिफ्ट हो सकते हैं। आखिर में अपने परिवार को 2 दिन के लिए कहाँ ही लेकर जाता, इसलिए हमें 2 दिन और उस श्रापित घर में रहना था। मगर फिर उस घर में कोई भी अजीब सी हरकत नहीं हो रही थी, सब कुछ नॉर्मल था। मगर उस रात मुझे सपने में और कोई नहीं बल्कि रानी की आत्मा दिखाई दी, जो मुझसे मदद के लिए गिड़गिड़ा रही थी। वो मुझसे बार बार कह रही थी उसको फंसाया जा रहा है। फिर अगले दिन जब मैं उठा तो बहुत डरा हुआ था। मैं सारा दिन इस सपने के बारे में ही सोचे जा रहा था कि आखिर रानी की आत्मा उससे किस चीज की मदद मांग रही थी और आखिर उसको किस चीज में फंसाया गया है
जितना मैं जानता था तो एक आत्मा कभी झूठ नहीं बोल सकती। मुझे लग रहा था कि जो कहानी यहाँ पर फैली हुई है उसमें कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा छुपा हुआ राज है जो किसी को नहीं पता है। मैंने मन ही मन रानी की आत्मा से कहा कि कृपया मुझे तुम कैसे भी सच्चाई बताने की कोशिश करो और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर अगली रात मेरे सपने में रानी फिर से आई और वो बहुत रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम मुझसे किस चीज की मदद मांग रही थी, बताओ मुझे। अगर मुझसे हो सके तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करने की कोशिश करूंगा। रानी ने मुझे सारी बात बताई कि कैसे उसको इन सब में फंसाया जा रहा है। मैंने उससे पूछा, क्या फंसाना, आखिर क्या कहना चाहती हो? फिर रानी ने मुझे बताया कि उसने नहीं बल्कि नीतू ने उसकी और उसके परिवार की जान ली है। असल में उसकी ननंद नीतू एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, मगर वो लड़का हमारी जाति का नहीं था। इसीलिए सब नीतू की शादी उस लड़के के साथ होने के खिलाफ थे और नीतू के पिताजी ने तो यह भी कह दिया था कि अगर नीतू ने उस लड़के से शादी की तो उसके पिताजी उसकी कभी शक्ल तक नहीं देखेंगे और ना ही जायदाद में से उसे हिस्सा देंगे। जायदाद ना मिलने के लालच में नीतू ने तब सबसे झूठ कह दिया कि वह उस लड़के को भूल जाएगी, मगर ऐसा नहीं था। वो अक्सर फिर भी उस लड़के से मिलती थी और ऐसे ही कुछ टाइम बीत गया और अब वो अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी, पर उसे पता था कि उसके परिवार वाले उसकी शादी उसके प्रेमी से नहीं होने देंगे और अगर उसने चुपके से शादी कर भी ली तो कोई भी उसकी शादी को स्वीकार नहीं करेगा और उसके पिताजी उसको जायदाद में से कुछ भी नहीं देंगे। और इसलिए पैसों के लालच में उसने एक भयानक प्लान बनाया अपने प्रेमी के साथ मिलकर, और वह प्लान था सबको खत्म कर देने का। और उसने इस काम के लिए मेरा फायदा उठाया, क्योंकि मेरे पति दीपक की कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा अकेली सी रहने लगी और अपने पति की मौत को स्वीकार नहीं कर रही थी। मेरी इसी हालत का उस नीतू ने फायदा उठाया और उसने खुद सबके खाने में जहर मिलाया और सबको मार दिया। मगर मैंने उस दिन खाना नहीं खाया और छत पर जाकर बैठ गई, क्योंकि मैं अक्सर अपने पति दीपक के साथ ऐसे ही छत पर जाया करती थी। इसलिए उनकी याद में ही उनके गुजर जाने के बाद भी ऐसे छत पर अकेले बैठ जाया करती थी। मगर मुझे क्या पता था कि मेरी खुद की ननंद ही मेरी और हमारे परिवार की जान की दुश्मन बन जाएगी। और फिर कुछ देर बाद नीतू छत पर आई और मुझे जबरदस्ती छत से नीचे गिराने की कोशिश करने लगी। मैंने उससे पूछा कि वह आखिर ऐसा क्यों कर रही है। फिर उसने मुझे अपने खतरनाक इरादों के बारे में बताया कि उसने कैसे घर के सब लोगों को जहर देकर मार दिया है। और यह सुनकर मैं वही जोर जोर से रोने लगी, मगर उसने मेरे आंसुओं की बिल्कुल भी कदर नहीं की और मुझे छत से नीचे फेंक दिया और सबको ऐसा बताया कि मैंने ही अपने परिवार की जान ली है। और वह बाबा, जिसको तो मैं जानती तक नहीं थी, उसने उसके ऊपर सारा इंजाम डाल दिया और उसको फंसा दिया। अब क्योंकि परिवार के सब लोग मर चुके थे तो इसलिए वही हुआ जो नीतू चाहती थी, और वह था पैसा। उसको सारी जायदाद मिल गई और वह ये घर बेचकर अपने प्रेमी के साथ दूसरे शहर चली गई। जिसको उसने ये घर बेचा था, मैं अक्सर उसके सपने में आया करती थी और उससे मदद मांगा करती थी, मगर मेरी मदद किसी ने भी नहीं की, बल्कि सब मुझसे डरकर यहाँ से भाग जाते। इतने सालों में एक तुम ही हो जिसने मेरे इशारों को समझा और मेरी सच्चे दिल से मदद करनी चाहिए। रानी की यह बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। वह इंसाफ चाहती है, इसलिए मुझसे मदद मांग रही हैं और उसको मुझसे उम्मीद है कि मैं उसको इंसाफ दिलाऊंगा। पर क्या करूं, और तभी उसकी आत्मा गायब हो गई और मैं अचानक से उठ गया। मैं रानी की मदद करना तो चाहता था, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसमें करूं तो करूं क्या, क्योंकि कोई भी मेरी बातों का भला क्यों नहीं भरोसा करता कि रानी की आत्मा ने मुझे सपने में आकर ये सब बताया है। इसलिए मैंने पुलिस को इन सब बारे में कुछ भी बताना ठीक नहीं समझा और मैंने सोचा कि कानून सबूत मांगता है तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे नीतू खुद अपना जुर्म कबूल ले। और फिर मैंने एक प्लान बनाया। पहले तो मैंने आसपास के लोगों से नीतू के बारे में पता किया कि आखिर वह अब रहती कहाँ है। फिर मैंने इस बारे में अपने दोस्त रोहित से पूछा
और उसने मुझे पता लगाकर नीतू का एड्रेस दिया और फिर मैं उसके शहर गया और बताए हुए एड्रेस पर उसके घर गया, जहां पर नीतू और उसका वह प्रेमी अब शादी कर चुके थे। और पता करने पर पता चला कि उनके 2 बच्चे भी थे, मगर मैं जिस समय उनके घर गया तब उनके बच्चे शायद स्कूल जा रखे थे। वहां जाकर मैंने एक नाटक किया और उनसे मिलके फुट फुट के रोने लगा और उनसे कहा कि क्या उनका नाम ही नीतू है और वह रानी की ननंद है। इस पर नीतू ने हाँ में उत्तर दिया और मुझसे पूछा कि मगर मैं यह सब क्यों जानना चाह रहा हूँ और आखिर मैं कौन हूँ और मुझे उनका एड्रेस कहाँ से मिला। फिर मैंने उनको बताया कि मैं उनके अलीगढ़ वाले श्रापित घर में रहता हूँ और वहाँ पर रानी नाम की आत्मा रोज मेरे सपने में आती है और मुझे मार डालने की धमकी देती है। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसे तुम्हारे बारे में बता दूं कि तुम लोग कहाँ रहते हो तो वह मुझे छोड़ देगी। मेरी बातें सुनकर वह दोनों डर जाते हैं और कहते हैं कि रानी मुझसे उनका एड्रेस क्यों पूछ रही थी सपने में। मैंने इस पर उन्हें कहा कि रानी की आत्मा उनको पूर्णमासी की रात को मार डालना चाहती है और अब तो उसको यह पता भी चल गया है कि तुम लोग कहाँ रहते हो। खैर मेरा काम तो हो गया क्योंकि मेरी जान तो बच गई। अब मैं चलता हूँ। जैसे ही मैंने उनको यह बात बताई तो वह दोनों बहुत ज्यादा डर गए और मुझसे पूछने लगे कि क्या मैं सच बोल रहा हूँ। फिर मैंने उनसे यह पूछने की कोशिश की कि आखिर रानी उनको क्यों मारना चाहती है, मगर उन्होंने मुझे झूठी कहानी सुनाते हुए कहा कि पक्का रानी उससे बदला लेना चाहती है क्योंकि उसने रानी की सच्चाई सबको बता दी। फिर मैंने भी उनके झूठ में उनका साथ देते हुए उनकी साइड लेने का नाटक किया और कहा कि अगर वह चाहे तो मैं उनको बचा सकता हूं। मैंने उनको आगे बताया कि मैं एक अच्छे खासे पंडित को जानता हूं। अगर वह उस पंडित से उस घर में हवन करवाएंगे तो रानी की आत्मा उन्हें छू भी नहीं पाएगी, मगर उनको यह हवन उनके अलीगढ़ वाले श्रापित घर में ही करवाना पड़ेगा। और डर की वजह से वो दोनों मेरी बातों में भी आ जाते हैं और वो अपने दोनों बच्चों को अपने किसी रिश्तेदार के पास छोड़कर उसी दिन मेरे साथ अलीगढ़ अपने पुराने घर आने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचने के बाद वह दोनों उस घर के अंदर आने से भी डर रहे होते हैं और घर के बाहर ही बैठ जाते हैं। फिर मैंने पंडित जी को फोन कर पूजा के लिए घर बुलाया और पंडित जी के आने के बाद वह दोनों पंडित जी के साथ ही घर के अंदर आए। फिर पंडित जी ने हवन की तैयारी शुरू कर दी और नीतू और उसका पति हवन में बैठ गए। मैं हवन में नहीं बैठा था क्योंकि मेरा प्लान तो कुछ और ही था। हवन आरंभ हो जाता है और पंडित जी जैसा जैसा कहते हैं वह दोनों वैसा ही करने लगते हैं और मैं भी बाहर से चुपके चुपके सब कुछ सुन रहा था। फिर पंडित जी उन दोनों से कहते हैं कि वह जो भी उनसे पूछेंगे उसका उन्हें सच सच उत्तर देना पड़ेगा, वरना यह पूजा सफल नहीं होगी। इस पर दोनों ही पंडित जी की बातें मान लेते हैं। फिर पंडित उनसे पूछता है कि इस आत्मा से उनका क्या रिश्ता है। इस पर नीतू बताती है कि यह रानी उनकी भाभी है। पंडित जी फिर पूछते हैं कि तुम्हारी भाभी तुम्हें आखिर क्यों परेशान कर रही है, वह तुम्हें क्यों मारना चाहती है। फिर नीतू पंडित जी को भी अपनी वही झूठी कहानी कहने लगती है जो उसने मुझे कही थी और फिर पंडित जी उनकी बातें सुनकर पूजा आगे बढ़ाते हैं। फिर कहते हैं कि पूजा में दिक्कत आ रही है, यह पूजा आगे नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि यहाँ पर जरूर कोई झूठ बोल रहा है। पंडित जी की बात सुनकर नीतू और उसका पति बहुत डर जाते हैं। फिर पंडित जी ने उन्हें बताया कि अगर किसी ने भी यहाँ पूजा के दौरान झूठ बोला तो यह पूजा सफल नहीं हो पाएगी और रानी की आत्मा उन्हें नहीं छोड़ेगी। पंडित जी ने नीतू की तरफ देखते हुए कहा कि मुझे लग रहा है कि तुम कुछ तो झूठ बोल रही हो। देखो, अगर तुमने पूजा के दौरान झूठ बोला तो यह पूजा सफल नहीं होगी। फिर तुम्हें मैं तो क्या कोई भी रानी से नहीं बचा पाएगा, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सब कुछ यहाँ सच कहो ताकि मैं पूजा आगे बढ़ा सकूं। नीतू फिर भी जब कुछ नहीं बताती तो उसका पति उसे बोलने पर मजबूर करने लगता है और उनको उनके बच्चों का दिलासा देने लगता है कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके बच्चों का क्या होगा। अपने बच्चों के लिए नीतू मान जाती है और पंडित जी से कहती हैं कि ठीक है, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी,
मगर आप किसी से भी कुछ कहिएगा मत और मैं आपको इसके लिए मुंह मांगे पैसे भी दूंगी। बस आप मुझे रानी की आत्मा से छुटकारा दिला दो। फिर पंडित जी नीतू से कहते हैं, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस तुम सच सच बताओ कि असल बात क्या है। फिर नीतू अपना जुर्म कबूलते हुए कहती हैं कि असल में उसी ने रानी और घर के बाकी लोगों की हत्या की थी, क्योंकि वह लोग उसकी शादी उसके प्रेमी से नहीं होने दे रहे थे और कह रहे थे कि अगर मैंने अपने प्रेमी से शादी की तो मुझे जायदाद में से कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे बहुत तेज गुस्सा आया और मैंने एक प्लान बनाया कि मैं उन सबको मार दूंगी और नाम रानी पर लगा दूंगी, क्योंकि दीपक भैया की मौत के बाद वो पागल सी हो गई थी और मैंने इसी का फायदा उठाया और कह दिया कि उन्होंने ही दीपक भैया को वापस जिंदा करने के लिए यह सब अपने पागलपन में किया है, और यह भी कह दिया कि वो मुझे भी छत से गिराकर मारना चाह रही थी और सेल्फ डिफेंस में मैंने ही उसको छत से गिरा दिया। नीतू ने आगे कहा कि यह सब उसने जायदाद के लालच में किया था, मगर उसको यह नहीं पता था कि रानी की आत्मा ऐसे भटकने लग जाएगी और उसी की जान के पीछे पड़ जाएगी। जैसे ही नीतू ने अपना जुर्म कबूला, मैं वहां पर पुलिस को लेकर आ गया। पुलिस को देखकर वो लोग बुरी तरह से डर गए और वहां से भागने की कोशिश करने लगे, मगर पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और फिर मैंने उनको कहा कि आखिर तुम लोग मेरे जाल में फंस ही गए ना, और इन पंडित जी को मैंने पहले ही बता दिया था कि तुम दोनों ने ही रानी और अपने परिवार को मारा है। फिर नीतू ने मुझसे पूछा कि मुझे कैसे पता चला इसके बारे में। फिर मैंने उनको सब कुछ बताया कि रानी की आत्मा ने ही मुझे सपने में आकर तुम्हारे काले कारनामों के बारे में बताया था, मगर फिर भी मेरे पास तुम लोगों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए मैंने पंडित जी से बात की और अपने प्लान में शामिल कर लिया। यह सुनकर नीतू और उसका पति गुस्से में वहां पर रोने लग जाते हैं और पुलिस दोनों को हथकड़ी लगाकर सलाखों के पीछे डाल देती है। फिर पुलिस वालों ने मेरा और पंडित जी का भी धन्यवाद किया कि इतना पुराना केस आखिरकार अब जाकर मेरे और पंडित जी की वजह से सोल्व हुआ। मैं भी बहुत खुश था कि आखिरकार मैंने रानी को इंसाफ दिला ही दिया। रानी के ऊपर जो झूठे इल्जाम नीतू ने लगाए थे वह भी अब सबके सामने आ गए थे और रानी ने भी मेरे सपने में आकर मेरा धन्यवाद किया। आज मैं उसी घर में रह रहा हूँ अपने परिवार के साथ, जिसको लोग श्रापित कहा करते थे, और अब हमें कोई परेशानी इस घर में नहीं हो रही और मैं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी यहाँ पर रह रहा हूँ। दोस्तों, मुझे इस घटना से यह समझ में आया कि हमें बिना जांच पड़ताल किए किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्या मालूम जो हमें बताया जा रहा है वो महज एक अफवाह हो और सच कुछ और ही निकले। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी, और अगर आप अब तक भी हमारी इस नई फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो लेट मत करो, जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके यहाँ से जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की स्टोरी आपको जानने को मिलने वाली है। मिलता हूँ आपसे अगली स्टोरी पर।